हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद शेखर सर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे टॉपिक प्रकाश से रिलेटेड है। तो इससे पिछले वीडियो में हम प्रकाश के टॉपिक को पूरा कवर कर चुके थे और वहाँ से कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चंस देख लेते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, ऑप्शन बी मुक्त ब्रोमीन निकलती है, ऑप्शन सी प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑप्शन सी विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो क्या है, उस पर क्या है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज उपयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। तो क्या होता है, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये प्रकाश से क्रिया करके किस में बदल जाती है? सिल्वर में बदल जाती है। और ये जो सिल्वर है क्रिया करके थोड़ा दूसरे रंग का पड़ जाता है, थोड़ा काला सा पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है? काला पड़ जाता है, जिससे कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसकी चमक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है ये क्या होता है, इसको अपने आप में घुल लेता है। ठीक है, अपने आप में घुल लेगा तो ये जो सिल्वर होगा ये इसमें घुल जाएगा, जिससे क्या है कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होगी, जो फोटो बनेगी, उसमें क्या है, चमक आएगी। तो जो सोडियम थायोसल्फेट होता है ये किसी तरह काम करता है, उपचायक की भांति काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो हमने जो प्रकाश में हमने देखा था, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो उनका जो क्रम होता है वो इस तरीके से होता है, विब, VIBGYOR। तो जब इस साइड से V से R की ओर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसकी होती है? बैंगनी रंग की। और सबसे अधिक किसकी होगी? रेड की। ठीक है, तो सबसे अधिक किसकी है तरंगदैर्घ्य? सबसे अधिक किसकी मानी गई है? रेड की। तो सबसे अधिक तरंग किसकी है? सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? रेड कलर की। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ाई में काम आने वाले ग्लासेज किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार के। तो दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में एवं वायु से कांच में। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसकी कंडीशन देखते हैं। तो इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है इसकी कि जो प्रकाश की किरण है यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। किरण कहाँ हो? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है जो आपतन कोण का मान है, किसका? आपतन कोण का मान है ये किससे अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण से। ठीक है, क्रांतिक कोण से। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, यहाँ तो पहला जो पहली कंडीशन है हमारी माध्यम देखते हैं। यहाँ पे कोण की तो कोई बात नहीं हो रही, तो माध्यम यहाँ पे देखते हैं। तो सघन से विरल माध्यम में जो भी किरण जाएगी वहां क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जल कैसा है? ये दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। जल कैसा है? कांच की तुलना में कैसा होता है? विरल होता है। ठीक है, और विरल से फिर कांच कैसा होगा? सघन। तो विरल से कहाँ जा रही है? सघन में। तो विरल से सघन में जा रही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऐसे ही वायु कैसा है? कांच की तुलना में विरल है, और कांच कैसा है? सघन है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा, वायु से जल में जा रही है, तो ये भी विरल से सघन में जा रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जो हीरे हैं, हीरे से कांच में जा रही है, तो इसका मतलब जो हीरा होता है वो कैसा माध्यम होता है? सघन होता है। और जो कांच होता है हीरे की तुलना में कैसा होता है? विरल होता है। तो सघन से कहाँ जा रही है? विरल में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, हीरे से कांच में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि के पुनरुत्पादन में एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल्स, लेजर बीम, बेरियम टाइटेनिक सिरामिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा लेजर बीम। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो प्रकाशिक तंतु होते हैं वो किस पर काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर।
तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप में समान दिखाई देते हैं? मतलब जो दर्पण को हम जैसा होता है वो दर्पण में भी वैसा दिखाई दे। तो ऐसे कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 11, 12। तो इसका राइट आंसर होता है 11। तो कौन कौन से देख लेते हैं यहाँ पे हम 11 कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा ए, इसको जैसा देखेंगे ये वैसा ही पाया जाएगा। ठीक है, इसकी आकृति मूल रूप इसका यही होता है। पहला ए। दूसरा होता है हमारा आई, एच, एम, ओ, क्यू, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। तो ये काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 11। तो ये 11 हो चुके हैं। ठीक है, तो जो राइट आंसर हमारा वो कौन सा होगा? 11 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अल्बिडो से संबंधित है? अल्बिडो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। अल्बिडो किससे संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषण शक्ति, उत्सर्जन शक्ति तथा वापसी की शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वापसी की शक्ति। तो अल्बिडो के बारे में समझ लेते हैं हम, क्या होता है अल्बिडो। अल्बिडो दरअसल जो कोई परावर्तक पृष्ठ या सतह होती है उसके किसी प्रकाश को परावर्तन करने की जो क्षमता होती है, मतलब कोई पृष्ठ प्रकाश की किरण का कितना अधिक परावर्तन कर रही है, वह उस परावर्तक पृष्ठ की या सतह की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? अल्बिडो। तो ये जो किसी पृष्ठ की जो क्षमता हुई वो क्या कहलाएगी? अल्बिडो। ठीक है, तो अल्बिडो मतलब अब परावर्तन का मतलब वापसी से संबंधित होगा, एक तरीके से वापस लौटा रही किरणों को। तो इसका आंसर होगा वापसी से संबंधित। तो जो अल्बिडो होता है वो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ की जो परावर्तन क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? अल्बिडो कहलाती है। और जो सबसे ज्यादा जो परावर्तन क्षमता होती है वो होती है बर्फ की। ठीक है, और सबसे कम होती है जो घास के मैदान होते हैं उनकी पाई जाती है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हमारा डी होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य 3 की तुलना में सूर्य की रोशनी को ज्यादा परिवर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती की भूमि, प्रहरी भूमि, ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ताजा बर्फ की भूमि। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था अल्बिडो वाला, तो यहाँ भी अल्बिडो से ही रिलेटेड है। हमने बताया था कि जो सबसे ज्यादा परावर्तन क्षमता होती है वो किसकी होती है? बर्फ की। तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि क्या होगी? सबसे ज्यादा परावर्तन करेगी। ठीक है, रोशनी का परावर्तन की बात हो रही है यहाँ पे, और बाकी की कम होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ताजा बर्फ से ढकी भूमि होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, इंद्रधनुष में सीमांत वर्णपट होते हैं। जो इंद्रधनुष होता है उसमें सीमांत वर्णपट कौन से होते हैं? तो उसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा लाल व बैंगनी। तो जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब वो किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 किरणों में विभाजित हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके, तो जो क्रम होता है उनका इस तरीके से होता है, VIVGYOR। ठीक है, तो जो वर्णपट होते हैं सीमांत का मतलब सीमा पे ऊपर और नीचे, तो ऊपर और नीचे कौन कौन से रंग पाए जाते हैं? बैंगनी और रेड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बैंगनी व रेड। चलिए आगे बात करते हैं हम, आइंस्टीन ने निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सापेक्षता सिद्धांत, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ब्राउनी गति के सिद्धांत के लिए। तो जो राइट हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है? प्रकाश विद्युत सिद्धांत। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश विद्युत सिद्धांत से हम फोटो इलेक्ट्रो थ्योरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसके द्वारा हम प्रकाश जब किसी सतह पर आपतित होता है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। इसके द्वारा इसी सिद्धांत के आधार पर जो सौर पैनल होते हैं वो इसी सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइफाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा लाइफाई का विस्तृत जो स्वरूप है, जो विस्तृत रूप है वो लाइट फिडेलिटी है। इसका फुल फॉर्म क्या है इसकी? लाइट फिडेलिटी। तो ये सही है। ठीक, दूसरा है हमारा, भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो परीक्षण है वो तो हमारा 29 जनवरी 2018 को हुआ, लेकिन इसका जो प्रसारण है वो किसने किया? वो किया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था।
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, इसका जो प्रसारण होता है वो किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने किया था। दूसरा तीसरा है हमारा लाईफाई द्वारा 10 GB डाटा पर सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है, ये भी सही है। ठीक, दूसरा है इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लाइट जो प्रकाश प्रभाव होता है, प्रकाश तरंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी व सी। ठीक, क्योंकि ये दोनों गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, हमने वीडियो में प्रकीर्णन के बारे में डीपली चर्चा की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1 व अनंत के बीच में, 1 व अनंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। तो अभी वो भी हमने बात की थी, जब बैंगनी से वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। तो सबसे कम किसकी होगी, बैंगनी की, सबसे अधिक रेड की। ठीक है, तो सबसे कम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, बैंगनी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बैंगनी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, तीव्रता के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। इन सभी के बारे में हमने डीपली चर्चा की थी हमारे वीडियो में, आप देख सकते हो ना। ठीक है, तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा अगर हम दर्पण लेते हैं तो व्यक्ति की पूरी जो प्रतिबिंब होगा वो पूरा दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। इसका राइट आंसर हमारा तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, जिसके कारण हमें प्रकाश है वो कैसा दिखाई देता है, सीधी रेखा में। तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है उनके एक तरंग के जो इस तरीके से होती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, तो इनके जो बीच की दूरी होती है ये क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अब ये बीच की दूरी इतनी कम होती है, ऐसे ऐसे होती है एक तरीके से, जब ये इस तरीके से होती है बहुत कम होती है, तो ये हमें जो क्षेत्र होता है, जो तरंगदैर्घ्य वाला क्षेत्र होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें कैसा लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है, जो तरंगदैर्घ्य होती है बहुत कम होती है। ठीक है, अब जब दूर से देखेंगे तो क्या हमें ये अंतर दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे सीधी रेखा हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। किसके कारण होता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है, इस कारण हमें ऐसा लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि आंखों में जो संकेंद्रण होता है, ठीक, वो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है, लेंस के आगे पीछे गति द्वारा होता है, रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा होता है, आंख के तरफ के अपवर्तनांक के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लेंस की उत्तलता में परिवर्तन। तो लेंस की जो उत्तलता होती है उसमें परिवर्तन के द्वारा हम जो उसका संकेंद्रण होता है किरणों का, वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब जो उसका झुकाव होगा, लेंस का उत्तलता होगी, वो अगर चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो आंख का जो संकेंद्रण होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र दृश्य प्रकाश के लिए जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह होता है 6050 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम, 7500 एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्न में से किस भाग से तुलना की जाती है, फिल्म से, लेंस से, शटर से, आवरण से। तो आंसर हमारा राइट आंसर क्या है, फिल्म से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक एवं बड़ा होता है। ठीक है, कैसा होता है, काल्पनिक एवं बड़ा। और जो खगोलीय दूरी होती है, जो दूरदर्शी होती है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, फोकस व ये हमारा लेंस है, तो लेंस व ये फोकस है, इसके मध्य रखा जाएगा, तब जाके वो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, काल्पनिक बनेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर वितरण निम्न में से किस परास में दिखाई पड़ती है, 100 से 400 नैनोमीटर, 450 से 10,000 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा
700 से 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक, इस रेंज में सौर वितरण होता है वो इस रेंज में दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? विवर्तन, ध्रुवण और अपवर्तन एवं व्यतिकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण क्या होता है? किसी भी तरंग का, किसी प्रकाश किरण का, तरंग का एक ही तल में घूमते रहना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, तो यह जो ध्रुवण की घटना होती है दिखाती है कि जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग भी जब हम किसी किरण को किसी माध्यम से गुजारते हैं तो उसकी लंबवत हो जाती है, और जो लंबवत जो विशेषताएं होती है वो किसकी होती है? अनुप्रस्थ तरंगों की होती है। ठीक है, और वैसे भी जो प्रकाश होता है वो कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक, लेकिन घटना कौन सिद्ध करेगी? ध्रुवण। ध्रुवण की जो घटना होती है वो दिखाती है कि प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मरीज के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टर एंडोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपी निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके द्वारा क्या होता है? जो लाइट होती है, एंडोस्कोपी नली होती है एक तरीके से, इसके जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो शरीर के पेट तक ये नली डाली जाती है, जिसमें होकर प्रकाश जो है बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा अंदर तक जाता है और हम अंदर के अंगों की जांच कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार कितना होता है? 200 से 900 नैनोमीटर, 250 से 850 नैनोमीटर, 300 से 800 नैनोमीटर और 390 से 780। तो इसका जो राइट आंसर होगा 390 से 780 नैनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता क्या होगी? तो जो लेंस होते हैं उनके जो संयोजन की तुल्य क्षमता होती है वो जब हम ज्ञात करते हैं किन्हीं लेंसों की, तो वो जो लेंस होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेंसों की बात हो रही है तो ये क्षमताएं जुड़ जाएंगी तो तुल्य क्षमता निकल के आ जाएगी। तो तुल्य क्षमता इस तरीके से कितनी होगी? 2D प्लस 4D बराबर 6D। क्योंकि हमने जब जो लेंसों का संयोजन पढ़ा था तो वहाँ पे जो क्षमता थी वो हमने पढ़ी थी कि अगर दो लेंसों को जोड़ा जाए तो उनकी तुल्य क्षमता क्या होगी? P बराबर P1 प्लस P2। अगर तीन होती तो एक और जुड़ जाता। ठीक है, तो इस तरीके तो राइट आंसर होगा हमारा 6D। अगला क्वेश्चन हमारा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने में निम्न में से कौन सा नेत्र की सहायता करता है? कार्निया, आइरिस, सिलियरी पिंड एवं कंजक्टिवा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सिलियरी पिंड। ये क्या होता है? जैसे ये आँख का लेंस है तो इसको जो इस तरीके से पकड़े रखती है, एक तरीके से चारों ऊपर व नीचे जो सिरों को इस तरीके से ये इसको फिक्स जगह पर रखती हैं। क्या? सिलियरी कोशिका या सिलियरी पिंड। तो ये इसकी फोकस दूरी को एडजस्ट करते हैं, ना तो इसे बढ़ने देती हैं ना इसे फैलने देती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सिलियरी पिंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या जानी जाती है कि पर्दे की स्पष्टता के रूप में, गहराई के रूप में, नवीनता की दर के रूप में, अवलोकन आकार के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अवलोकन आकार के रूप में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत बन सकते हैं। ठीक है, वो उनके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, उन दोनों समतल दर्पणों के बीच कितने एंगल पे वो एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, नीला, हरा व काला। तो राइट आंसर होगा काला, क्योंकि ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अनुपूरक रंग कौन कौन से हैं? अनुपूरक रंग, तो यहाँ पे अनुपूरक रंग की बात करते हैं तो अनुपूरक रंग का मतलब होता है वे रंगों का वह युग्म जो मिलाने पर सफेद रंग में प्राप्त होता है। क्या कहलाते हैं? अनुपूरक रंग सॉरी अनुपूरक रंग कहलाते हैं। तो इसके लिए जो सफेद रंग हमें प्राप्त होता है वो हमें जो प्राथमिक रंग होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या होता है? वो हमें प्राप्त होता है। और तो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो क्या होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन रंग होते हैं प्राथमिक रंग। तो इन तीनों को अगर दो को किसी निश्चित अनुपात में, इन तीनों को अगर किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो क्या होगा? वो अनुपूरक रंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीला और पीला है, नीला और पीला, तो यहाँ पे नीला तो है लेकिन पीला नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे मैजेंटा है लेकिन नीला नहीं है, नीला है लेकिन मैजेंटा नहीं है, तो ये इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। पीला और हरा, तो यहाँ पीला नहीं है तो इसको हटा देंगे। तो जो मैजेंटा है, पहले मैजेंटा के बारे में देख लेते हैं। जो मैजेंटा होता है ये क्या होता है? लाल व नीले का मिक्सअप होता है। किसका? लाल व नीले का।
ठीक है। यहाँ पे भी तो मैजेंटा यहाँ भी है, लाल व नीला, लाल व नीला। मैजेंटा किस किस का संयोग में होता है, किस कौन कौन से कलर होते हैं इसमें, रेड होता है और ब्लू होता है, ठीक है। और ब्लू यहाँ पे पहले से ही है, तो तीनों प्राथमिक रंग नहीं हो पाए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं हरा तो है ही, ग्रीन। मैजेंटा में कौन कौन से आते हैं, रेड आता है और ब्लू आता है, तो ये तीनों रंग हो गए प्राथमिक रंग। अब ये तीनों मिल रहे हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, हमें सफेद रंग प्राप्त होगा। और जिन रंगों के मिलने से सफेद रंग बनता है वो कैसे रंग कहलाते हैं, अनुपूरक रंग। तो हमारा राइट आंसर डी होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला कांच कौन सा है, पायरेक्स कांच, सुरक्षा कांच, कठोर कांच, मृदु कांच। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा पायरेक्स कांच। क्यों, ये पायरेक्स कांच क्या होता है, ये इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ये इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जो पायरेक्स कांच होता है, तो पायरेक्स कांच की कुछ विशेषताएं ये होती है, मतलब ये गर्म करने पर आसानी से टूटता है। तो इसकी जो उच्च हीटिंग की क्षमता होती है, उष्मा अवशोषण की इसकी क्षमता क्या होती है, उच्च होती है, तो इसे ज्यादा गर्म करने पर यह आसानी से नहीं चटकता है। दूसरा, ये साफ होता है, थोड़ा क्लियर होता है, ठीक है, तभी तो चमकते हैं। जो लैब वगैरह में जो भी टेस्ट ट्यूब वगैरह होती है, वो इसी तरीके के जो पायरेक्स कांच होते हैं वो नीचे बनती है, क्योंकि ये उच्च ऊष्मा को आसानी से अधिक सहन कर सकते हैं और थोड़ा क्लियर दिखाई देता है, ठीक है, चमकदार होता है ये, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस का केंद्रीय हिस्सा काले कागज से लपेट दिया जाए। तो मान लो ये लेंस है, ठीक है, इसके केंद्रीय हिस्से को लपेट देंगे, यहाँ पे काला कर देंगे, तो पहली बात तो प्रतिबिंब तो बनेगा, ये किरणें जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कुछ किरणों को ये रोक देगा, तो कुछ किरणों को रोक देगा तो इसका मतलब इसकी चमक कम हो जाएगी, बस प्रदीप्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से प्रतिबिंब की प्रदीप्ति की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी की कोई भी आंसर नहीं होगा, राइट आंसर हमारा प्रतिबिंब की प्रदीप्ति की तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग कौन सी है, अवरक्त तरंग है, परावैंगिक तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, रेडियो तरंग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रेडियो तरंग, क्योंकि इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, लैम्बर्ट नियम क्या है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से, प्रदीप्ति से। तो जो लैम्बर्ट जो होता है, जो लैम्बर्ट नियम होता है, ये किससे संबंधित है, प्रदीप्ति नियम से। अब लैम्बर्ट का नियम क्या होता है, लैम्बर्ट का नियम ये होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है तो जो उसकी तीव्रता होती है, जो तीव्रता होती है वो, जो इसकी गति होती है, जो तीव्रता होती है, ये इसकी मोटाई के समानुपाती होती है, ठीक है, सुना, तीव्रता क्या होती है, मोटाई के समानुपाती होती है। जो प्रकाश जो जब इससे गुजरेगा तो इसकी जो प्रकाश की अवशोषण की क्षमता होती है वो इसकी मोटाई के समानुपाती होती है, मतलब जितनी ज्यादा मोटाई होगी प्रकाश किरण का उतना क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। तो ये हमारा लैम्बर्ट नियम था। तो ये किससे संबंधित है, अवशोषण हो जाएगा, तो जो चमक होगी, प्रदीप्ति होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा प्रदीप्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा द्वारक, ठीक है। कमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है, द्वारक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रकाश किरण पुंज को अत्यधिक दिशक हो, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशक को कहलाता है, इरेजर, ग्रेजर, मिरेजर और लेजर। तो राइट आंसर होगा हमारा लेजर। जो लेजर होता है ये अत्यंत दिशा, मतलब एक फिक्स दिशा में, जैसे जब जैसे कोई लेजर से लाइट जाएगी तो एक सीधी रेखा में जाती है, ठीक है, ये एक फिक्स डायरेक्शन में जाता है, तो अत्यंत दिशक होता है, क्या होता है, लेजर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर कारों में हेडलाइटों की चौंध को हटाने के लिए पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं, फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलराइड युक्त प्रयोग किए जाते हैं और कांच के प्रिज्म प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा पोलराइड युक्त जो कांच होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अपने में से प्रकाश को कम जाने देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा पोलराइड युक्त प्रकाश। अगला क्वेश्चन हमारा, जूम लेंस क्या होते हैं। जैसा कि नाम से पता लगा, जूम का मतलब चेंज, आकृति को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। तो यह नियम फोकस दूरी वाला लेंस है, नियत फोकस दूरी वाला लेंस, नियत तो ही नहीं क्योंकि ये चेंज हो रहा है, इसमें कम या ज्यादा करता है लेंस। अगला, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस है, परिवर्ती का मतलब बदलती हुई, तो इसकी फोकस दूरी बदलती रहेगी, क्योंकि इसका आकार बदलेगा तो फोकस दूरी भी बदलेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड, परावैंगिक किरणें, फ्लैश बल्ब का श्वेत प्रकाश और एक्स किरणें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा इंफ्रारेड किरणें। अब इनका ही प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भी तो है कि जो अवरक्त किरणें होती है इनका प्रयोग क्यों किया जाता है सुदूर में,
क्योंकि ये जब किरणें होती है, सुदूर का मतलब दूर के चित्र, ठीक है। तो पहला जो इसका कारण है वो पहला ये है कि जो अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं, ये धूल एवं धूल के कण होते हैं ना, धूल एवं धूल के कणों को भी पार कर जाती है, ठीक है। इसलिए दूर से आएंगे तो सभी कणों को पार कर जाती हैं, तो ये आसानी से चित्र लिए जा सकते हैं। दूसरा, ये रात में भी काम करती हैं, ठीक है। और तीसरा, ये ऊष्मा के प्रति संवेदनशील होती है। तो दो मेन कारण है हमारे कि ये धूल एवं धूल के कणों को भी पार कर जाती हैं, गुजर जाती हैं। और दूसरा, ये रात में भी आसानी से काम करती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? इंफ्रारेड किरणें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू होता है ये क्या होता है? चमकहीन होता है या द्युतिहीन होता है। तो पहला, ये एक भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, या इसका कारण परिक्षेपण है। तो इसका कारण क्या होता है? परावर्तन होता है। मतलब परावर्तन क्यों होता है? क्योंकि जो सूखा बालू होता है उसकी जो जैसे ही प्रकाश किरणें उस पर आती है तो ये उनको परावर्तित करता है। और जो परावर्तित जो सरफेस होती है, ये इसकी कोई सतह नहीं होती, ये खुरदरी होती है, तो ये जो सतह कैसी होगी? चमकीली दिखाई देगी। जबकि जो गीली बालू होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा इसका परावर्तन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया की सबसे विशालतम परावर्ती दूरबीन कहां पर स्थित है? कोइट कनाल, ऊटी, कवालूर, नैनीताल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कवालूर। कहां पे है ये? कवालूर कहां पे है? तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दृष्टि के पश्च दीप्ति सिद्धांत किसमें? पश्च दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है कैमरा, स्पेक्ट्रोस्कोप, सिनेमा, पेरिस्कोप। तो इसका राइट आंसर होगा कैमरा। अब पहले ये देख लो, पश्च दीप्ति सिद्धांत क्या होता है? पश्च दीप्ति सिद्धांत होता है, ये हमारा टॉपिक, वो हमारा एक प्रकाश का गुण पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। तो जो सीधी रेखा में गमन करता है इसको क्या बोलते हैं हम? पश्च दीप्ति सिद्धांत, ठीक है। और कैमरा इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दर्पण बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर अमलगम। तो राइट आंसर होगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। कोई भी मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो इसका प्रयोग, इसमें 3 परतें होती हैं। एक तो एक पूरा ग्लास हो गया, ठीक है, एक इसके ऊपर की परत और एक इसके पीछे की परत। तो पीछे तो हम कोई भी पेंट कर देते हैं, पेंट या रोगन कर देते हैं, ठीक है। जो आगे की जो परत होती है जिसमें हमें अपना जो परावर्तित करना, इसी से आएंगे और इसी से तो परावर्तन इसी से होगा। तो ये जो आगे की जो सतह होती है इससे ही हमें अपना चेहरा या प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये अधिक देखा होगा आपने, बहुत चमकीली सी होती है, ठीक। जबकि ये क्या होता है? ग्लास होता है पारदर्शी, लेकिन इसकी ऊपरी सतह कैसी होती है? चमकीली होती है। तो ये चमकीली होती है, ये सिल्वर नाइट्रेट का घोल ही इसके ऊपर होता है, ठीक है, जो इसके साथ हमें परावर्तन में आसानी होती है किरणों की और हमें अपना प्रतिबिंब क्लियर दिखाई देता है। तो जो किसका लेप होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? मछली को नीचे ध्यान लगाना चाहिए, मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि अपवर्तन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है, ठीक है। अपवर्तन होता है तो क्या होता है? अपवर्तन के कारण क्या होता है? जैसे मान लो ये पानी है, अब इसमें तल को देखते हैं हम ऐसे, तो किरणें तो हमें ऐसे दिखाई देती है, लेकिन हमारी जो किरणें मिलती है वो क्या होती है? यहाँ पे मिलती है, तो हमें कैसा हमें तल कैसे दिखाई देता है? उठाई दिखाई, तल वास्तव में यहाँ पे, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। ऐसे ही मछली है कहाँ पे? यहाँ पे। दिखाई कहाँ देगी? यहाँ पे। तो हमें कहाँ निशाना साधना है? नीचे। तो ध्यान क्या लगाना है? नीचे की ओर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? नीचे, ठीक है। ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट हमने समझाया हुआ है, आगे वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, छोटे रंगीन टुकड़ों को बनाने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है कैलाइडोस्कोप, बायोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एपिडाइस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाता है आकृतियों के, ठीक है। हमने वीडियो में बताया था कि ये 3 जो त्रिभुजाकार लेंस होते हैं उनको, जो त्रिभुजाकार दर्पण होते हैं उनको इस तरीके से रखा जाता है कि वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। तो जो कैलाइड इसमें जिससे क्या होता है, जैसे ही प्रकाश से होता है तो विभिन्न प्रकार के पैटर्न इसमें दिखाई देते हैं। तो इसका उपयोग सुंदर पैटर्न एवं खिलौने बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए, ठीक है, रंगीन एवं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कैलाइडोस्कोप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या करता है? किरणों को ऐसे एक जगह पे फोकस कर देता है, ठीक, ऐसे।
तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये क्या होता है, हमने देखा होगा, बचपन में देखा होगा आप सभी ने, जो हम किसी कागज पे हम एक वो आता था छोटा बड़ा जूम करने का, तो जो किसी कागज को हम इसको मतलब जो सूर्य की किरणों को आते थे उसको कागज पे लगाते थे, ठीक है, ऐसा होता था ये इस तरीके का। तो इसमें होकर जब प्रकाश किरण आती थी उसे एक जगह फोकस कर देते थे, यहाँ पे कागज रखा है तो कागज क्या होता था, जल जाता था, ठीक है। तो वही क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास वही होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या होता है, किरणों को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देता है, तो ये भी क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास अपसारी लेंस ही होता है एक तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के विक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोमीटर। तो विक्षेपण की बात आ गई यहाँ पे, परिक्षेपण विक्षेपण। तो विक्षेपण का मतलब होता है फैलाना, तो प्रकाश जब किरण से गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है, तो वो विक्षेपण हो जाता है उसका, ठीक है, 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। अब ये क्या बन गया, स्पेक्ट्रम बन गया, तो स्पेक्ट्रम बन गया, तो स्पेक्ट्रम का अध्ययन किसमें किया जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो राइट आंसर क्या होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, उत्प्रेरक द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रकाश द्वारा। तो यहाँ पे हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें। तो जो कॉन्सेप्ट थे हमारे वो हमने डीपली पिछले वीडियो में हमने डीपली उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो देख लिया था। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे, अगली वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।